सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज भी हमारा टॉपिक है दशमलव पर आधारित भारतीय प्रश्न हल करना। ठीक है, तो चलिए लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है, मनु ने 10 किलो वजन की सब्जियां खरीदी। इसमें से 3 किलो 250 ग्राम प्याज और 1 किलो 750 ग्राम गाजर है। बाकी गोभी है, तो गोभी का वजन क्या है? कमेंट करो। ध्यान दो, जब भी इस तरह का आएगा तो कुल कितना सब्जी लिया उसने? 10 किलो। कुल सब्जी लिया 10 किलो, उसको दशमलव में लिखना है। 10 के बाद दशमलव में नहीं लिख रहे हो तो ऐसे करके लिख लो, दशमलव के बाद लिख लो, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, आप 3 किलो 250 ग्राम प्याज लिया तो 3.250 प्याज हो गया। 1 किलो 750 ग्राम गाजर लिया तो 1 किलो 750 ग्राम गाजर। अब जोड़े देखो, 5 किलो कुल मिला के सब्जी लिया। वो कह रहा है गोभी कितना लिया, तो दो सब्जी को 5 किलो लिया तो तीसरा जानने के लिए घटाया जाता है, तो इस तरफ 5 किलो आएगा। तो 5 किलो वो गोभी लिया था। उत्तर ऑप्शन डी सही है। फिर डी की कैसे में बोली वो समझ नहीं आया मुझे। इस तरह का कल मैं बहुत सारा प्रश्न बताया। इसमें करना क्या है, दो सब्जी का वजन दिया है तो उन दोनों सब्जी के वजन का योग करना है, जोड़ना है। अब कुल उसमें से घटाना है। समझ रहे हो? इसमें दो सब्जी का वजन दिया है। एक सब्जी 3 किलो है, 3 किलो 250 ग्राम प्याज है और 1 किलो 750 ग्राम गाजर है। तो बाकी गोभी है करके लिखा है, तो 10 किलो में से वो घटाना था जी। मौखिक जोड़ते तो क्या करते, 3 किलो और 1 किलो 4 किलो हो गया। 750 ग्राम और 250 ग्राम मिला के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ग्राम मन 1 किलो होता है। 4 1 5 हो गया। 5 को 10 में से घटाते तो आ गया उत्तर। चलो, यहां से रिपीट क्वेश्चन नहीं है। सानू ने 3 किलो 90 ग्राम सेब, 3 किलो 60 ग्राम अंगूर और 2 किलो 250 ग्राम संतरे खरीदे। उसके द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार ज्ञात कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए, देखते हैं कैसे आता, क्या आता है उत्तर। चलिए माइक बंद कर देना। तो उसने सेब लिया 3 किलो और 90 ग्राम को हमें बच्चों, क्योंकि इसमें देखो दशमलव में सीधा किलो में लिखा है, ग्राम नहीं लिखा है, तो दशमलव बना के लिखेंगे। तो 90 ग्राम को लिखा जाता है शून्य शून्य, दशमलव के बाद शून्य रहेगा, उसके बाद 9 जीरो रहेगा। ये अब आ गया, इसको सीधा मैं मिटा के लिखता हूँ, रुको। ये सेब को उसने कितना लिया, पूरा किलो बना दीजिए। 3 किलो 90 ग्राम यानी 3.090 किलो लिखा है ये। क्योंकि किलो में दशमलव बाद 3 अंक रहेगा, तो इसमें 90 ग्राम 2 अंक है, तो उसको 3 अंक बना के लिखना है। 3 किलो 60 ग्राम क्या लिया, अंगूर, तो 3 किलो 60 ग्राम अंगूर हो गया। 2 किलो 250 ग्राम, तो 2 किलो 250 ग्राम संतरे हो गया। कुल पूछा है तो जोड़ेंगे। शून्य 6 5 11 11 9 20 हासिल 2 4 3 3 6 2 8। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कई बच्चे कई बच्चे ऑप्शन ए बोले हैं। उनका गलती कहाँ हुआ होगा, मुझे पता चल गया। ये लोग क्या किए हैं, ये 250 ऐसे लिख दिए, तो यहीं पर 90 और 60 को जोड़े होंगे ऐसे, ऐसे करके। तो ये हो रहा है, देखो 9 2 11 9 20 4 है, 9 2 11 6 7
तो 750 ग्राम आएगा, लेकिन जोड़े बगैर मतलब किए हैं लोग। तो बच्चों ध्यान दो, इस तरह से करना है, समझ रहे हो। अगर किलो वाला भी करते, ग्राम वाला जोड़ते, तो तुम लोग ऐसे तो जोड़ते ना जी। जैसे 3 किलो हो गया और 90 ग्राम, और 3 किलो, और फिर 60 ग्राम, उसके बाद 2 किलो, उसके बाद कितना है 250, तो 250 में शून्य इकाई ऐसे रहता है, ऐसे जुड़ता। तो ये कुल मिला के तो कितना अच्छा है, 5, 11, 9, 20 हासिल 2, 400 ही तो आ रहा है इसमें भी। तो 8 के बाद तो दशमलव बाद 4 ही आता, और ये शून्य शून्य आता, तो ऑप्शन बी में ही दिया है। जितने बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है, वो लोग बिना कॉपी पेन के किए हो। कॉपी पेन का यूज करते जोड़ते तो ऐसा उत्तर आता ही नहीं, गलत उत्तर। तो कॉपी पेन यूज करने के बाद कमेंट किया करो, अच्छे से हल कर दो। समझ आया साहु जी? इसको बिना कॉपी पेन के केवल प्रश्न देते। 8.65 और उसके नीचे में 7.08 लिखेंगे, फिर 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो 13 की 3, तो 3 सिर्फ एक ही प्रश्न में है, एक ही ऑप्शन में है। बहुत बढ़िया। यही चीज सब बच्चे को सीखना है। ये ट्रिक जानोगे बच्चों, तब बिना कॉपी पेन के ऐसे प्रश्न हल कर सकते हैं। पहले जानना क्या था इसमें कि हमको करना क्या है। दीपक सुबह 8.65 किलोमीटर और शाम को 7.08 किलोमीटर चला, तो वह एक दिन में कितनी दूरी चला। तो पहले समझना है इसमें, यह समझना था कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। तो भाई सुबह शाम मिला के दिन हो गया, एक दिन। तो दिन भर के जानने के लिए इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो पहला नियम कहता है सबसे छोटे स्थान का अंक पहले जुड़ता है आपस में। तो सबसे छोटा स्थान है ये 100वें स्थान, ये इकाई है, ये 10वें है और ये 100वें है। तो है तो 5 लिखा है और इसमें 8 लिखा है, तो 8 5 को जोड़ेंगे सबसे पहले तो 13 होगा, और 13 का 3 होगा। तो 100वें स्थान पे 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो बिना कॉपी पेन के भी हम क्या किए, जोड़ सकते थे इसको। समझ आया सबको कैसे हम बिना कॉपी पेन का यूज किए भी जोड़ सकते थे। वो सबसे छोटे स्थान को देखना है जोड़ते समय कौन सा अंक है, उन्हीं अंकों को जोड़ो। तो इसमें 5 है, इसमें 8 है, तो 8 5 13, तो 100वें स्थान पे 13 आया। अब 13 तो एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर है। ठीक, चलिए। निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या। ये बच्चों निकटतम सन्निकट, ये वाला जो पाठ होता है ना, इसका क्या क्या नाम है देखो, नोट कर लेना। निकटतम सन्निकट मान ज्ञात करना, या इसी के लिए शब्द आता है समीपवर्ती या निकटन। इतने सारे नाम है, निकटन, सन्निकटन, या लगभग मान भी पूछता है, ठीक, या पास किस, या नजदीकी। तो ये शब्द यूज होते हैं इसके लिए। निकटतम मान, सन्निकट मान, समीपवर्ती मान, निकटन मान, लगभग, पास वाला, या नजदीकी। पूर्ण संख्या में कह रहा है, पूर्ण संख्या के कहने का मतलब है उसमें दशमलव के बाद अंक नहीं रहना चाहिए।
दशमलव बाद अंक मिलेगा तो उसका निकटतम मान निकालना, फिर उत्तर देना। चलिए किसी बच्चे को ये आता होगा तो बता। देखो बच्चों, इस तरह के प्रश्न को हल कैसे करते हैं बता रहा हूँ। निकटतम परिणाम कह रहा है, परिणाम लिखा है तो पहले इसको हल करेंगे। को 49.6 गुणी 10.2, फिर क्या लिखा है ऋण 7.1 गुणी 97.7, फिर ऋण लिखा है 5.1 गुणी 30.1। इसका एक तरीका ये भी रहता है कि इनका निकटतम मान निकाल लो। ये 49.6 है तो दशमलव बाद देखो 5 से बड़ा है, दशमलव बाद 5 से बड़ा है, तो इसका क्या कर लेंगे, ये 5 से बड़ा है तो 49 में एक जुड़ जाएगा तो ये 50 बन जाएगा। अब इसमें दशमलव बाद 5 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब इसको 10h मानेंगे, कुछ नहीं जोड़ना है इसमें। यहाँ देखिए 7 दशमलव बाद 1 है तो ये 7h रहेगा। 97 बाद देखो दशमलव बाद 7 है तो 5 से बड़ा अंक है इसलिए एक जुड़ जाएगा, 97 98 हो जाएगा। आइए 5 का 5 क्योंकि दशमलव बाद 1 है, गुणित ये 20। अब बोडमास का नियम कहता है बच्चों, गुणा ऋण दो प्रकार का चिन्ह है तो गुणा पहले होगा। इसके किसके बीच में गुणा है, 50 और 10 के बीच में, तो ये हो गया 500। इसका गुणा करोगे तो 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 की 63, 63 5 68, आइए 5 दूनी 10, 100 हो गया। अब देखो ये 500, ये 500 है और ये है 668, ये 100, गलती कर, ये 29 है जी, सॉरी, ये 29 लिखा है, इसको 29 लिखा भूल गया, तो ये 30 बनेगा, ये हो जाएगा 7 या 21, अभी तो लग रहा था मुझे 7 या 21 यानी 210 होगा। रुको इसको मैं मिटा के एक बार लिख देता हूँ। ये दिखाएगा 29.7 ऐसे है, तो यहाँ 30 बनेगा, ये 30 बन गया। ठीक, अब इस तरह जोड़े तो आया। अब देखो ये ऋणात्मक संख्या है ये, और ये धनात्मक संख्या है, जिस ना हो वो धनात्मक संख्या कहलाता है, तो ऋण ऋण वाला पहले जोड़ लेंगे, तो 210 अब 100 हो गया 310। अब इसी को घटाएंगे 500 में से, तो देखो क्या आया, 10 में से 1 गया 9, यानी 190, यही आंसर है, ये ऑप्शन डी, क्योंकि इसके आसपास और कोई संख्या नहीं है, यही उत्तर है बच्चों। इसमें किए क्या उसको एक बार देख लो सर, एक बार इसे फिर रिपीट करो ना। ठीक ठीक ठीक, मुझे ये बताओ, मैंने 49.6 को 50 लिखा, क्यों लिखा, हमको निकटतम निकालते समय क्या चीज ध्यान रखना रहता है, देखो दशमलव के बाद में अगर 5 6 7 8 9 इनमें से कोई अंक हो तो इकाई में एक जोड़ देते हैं, तो दशमलव बाद 5 है माने 5 से बड़ा अंक है, तो मैंने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये 49 से 50 हो गया। ये लगभग मान निकालने का तरीका है। अब उसके बाद देखा 10.2 में, तो इसमें इकाई के बाद यानी ठीक दशमलव बाद 10वें स्थान को देखना रहता है, 10वें स्थान में 2 लिखा था,
अब दो तो 5 से छोटा है ना, यानी 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 अंक रहेंगे, तब हमको इकाई में एक जोड़ना रहता है। ये इसमें तो 2 है, छोटा है, इसीलिए इकाई में कुछ नहीं जोड़े और दशमलव बाद को उनको नहीं लिखना रहता इसमें, तो ये 10 बचा ना, इसीलिए 10 लिखा। दशमलव बाद 5 से छोटा हो तो उसको लिखना नहीं है, और केवल ये इकाई तक लिखना है दशमलव की इस पार को, और कुछ नहीं जोड़े। 7.1 में भी देखो दशमलव बाद 1 है, 5 से छोटा अंक है, इसलिए केवल 7 लिखेंगे। दशमलव के राइट साइड दशमलव बाद वाला अंक नहीं लिखना है निकटतम मान निकालते समय। पूर्ण संख्या में लिखा है 29.7 में देखें तो 10वें स्थान पे 7 है, यानी 5 से बड़ा अंक है, तो इकाई में एक जोड़ दिए जी, तो 29 में एक जोड़ोगे 30 हो गया। 5.1 में देखो दशमलव बाद 1 है, यानी 5 से छोटा अंक है, तो फिर ये 5 बस दिखाएगा, उसको लिखने की जरूरत, दशमलव बाद को लिखना ही नहीं है, ये चीज याद रखना। अगर 5 से बड़ा है तो एक जुड़ेगा इकाई में, 5 से बड़ा नहीं है इसलिए 5 में 5 ही रहा, एक नहीं जुड़ा। अब 20.1 में भी देखो दशमलव बाद 1 है, तो इसलिए खाली 20 के लिखेंगे। अब बोडमास का नियम कहता है बच्चों, पहले जो गुणा और घटाव का चिन्ह दिया हो तो पहले गुणा किया जाता है, तो 50 और 10 के बीच में गुणा का चिन्ह है, 7 और 30 के बीच में, 5 और 20 के बीच में, तो 50 हम 500 हुआ, और 7 और 30 का गुणा किए तो 210 मिला, 5 और 20 का गुणा किए तो 100 मिला। अब ये 210 के सामने ऋण चिन्ह है और 100 के सामने ऋण चिन्ह है, तो इसको इस तरह से समझना, जैसे 500 लिखा है, इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं, माने धन है, धनात्मक संख्या होता है, धन यानी 500 रुपया है तुम्हारे पास, ऋण 210, ऋण 100 रुपया का मतलब 210 रुपया का तुमने सामान लिया और 100 रुपया का भी सामान लिया, तो कुल मिला के ऋण ऋण को आपस में जोड़ेंगे तो वो ऋण ही मिलेगा, तो 310 रुपये का ऋण मतलब 310 रुपये का तुमने टोटल सामान लिया। अब 500 रुपया है तो सामान लिया उसको घटाएंगे ना जी, तो कितना बचेगा पता चलता है, तो 500 में से 310 रुपया 310 घटाए तो हमको 190 मिला, यही आंसर है। समझ में आया? और यस प्रश्न सर। बनाएंगे और प्रश्न बनाते जाएंगे और समझेंगे। ये टॉपिक अभी शुरू किए हैं बच्चों, पूरा समझा के ही छोड़ूंगा, फिकर मत करो। चलो यहाँ देखो प्रश्न दिया गया है 154 गुणित 18 बराबर 2772 को 27.42 भागित 1.8 का मान क्या होगा, ये वाला समझाया था पहले, कमेंट करो एक बार। चलो बच्चों माइक बंद कर दो, इसको बता रहा हूँ, ज्यादा लेट हो रहा है। मुझे कोई ये बताओ, एक बच्चा माइक ऑन करो जो जानते हो, भाग का प्रश्न बनाएंगे दशमलव वाला में तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्योंकि अगर तुमको एक क्रम पता नहीं रहेगा, सबसे पहले करना क्या है उसके बाद करना क्या है ऐसे पता नहीं रहेगा तो गलती करोगे ही। तो कौन बताना चाहेगा सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव वाला भाग का प्रश्न आए हमारे सामने तो संख्या को समान करेंगे, संख्या के अंक को समान। तो किधर अब बताओ, तुम समान करने के लिए इसमें क्या करोगी? 0 बढ़ाएंगे। इसमें किसमें बढ़ाएंगे, सामने लिखा है तुम्हारे पास संख्या 23.42 लिखा है, 18 लिखा है, तुमको 18 दिख रहा है कहीं पर? 1.8 में। हाँ, तो 1.8 क्यों कहूंगा तो क्या बोलोगे, क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि 27.42 में दशमलव बाद 2 अंक है, जबकि 1.8 वाला में दशमलव बाद 1 अंक है, तो इधर भी एक अंक 0 के रूप में बढ़ाएंगे। अब देखो दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो गया, यही सबसे पहले काम करना। माइक बंद कर दो बच्चों, इतना समझाने के बाद अगर चालू रखे हो तो पूरा ढीठ आदमी हो सब।
समझाते समय मत, कमेंट करते समय चालू करना है। अब क्या करना है अगला स्टेप? पल्लवी बता रही थी कि गीतिका? कौन बता रही थी अभी? उसका माइक ऑन रखो। हिमांशी श्रीवास। हिमांशी। हिमांशी अब बताओ हिमांशी, बाकी बच्चे माइक बंद रख रहे हैं, हिमांशी के चालू रहने दो। अब इसके बाद क्या करते हैं बता। भाग करना है। करेंगे किसको भाग करूं किससे? अंदर किसको? 27.42 को अंदर लिखेंगे। और 1 इसको इधर लिखेंगे। 1.80 को। हाँ, यहीं पर एक गलती हो गया, अब ध्यान दो। ठीक है, तुमसे भी थोड़ा गलती हो गया। जैसे ही हम दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करेंगे, उसके बाद दशमलव मिटा देंगे। पहले दशमलव हटा देना है। ये बन गया संख्या। अब 2742 को 180 से भाग करना है। दशमलव भाग करते समय नहीं लिखना है। सब बच्चे ध्यान दो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले दशमलव बाद अंक बराबर करोगे। 27.42 में दशमलव के दाएं हाथ की ओर 2 अंक था और 1.8 में एक ही अंक था, तो सबसे पहले 0 पर लगा के 2 अंक रखे दोनों में। जब 2 अंक हो गया, कभी भी दशमलव बाद अंक एक बराबर हो जाए तो दशमलव को हटा के संख्या बनाना। तो ये बना 2742 से बना 180। अब 180 से 2742 को भाग करेंगे। अब ये बनाने आगे हल किए बगैर उत्तर आएगा। अब 180 से भाग करेंगे पहले किसको? 274 को। अब 274 को भाग कर लेंगे, उसके बाद 2 को उतारेंगे। तो देखो ऊपर मैंने 2 लाइन खींचा, 2 बार उतारा, तो एक बार 274 को उतारा और ये जब शेष फल बचेगा इसमें से तो फिर 2 को उतारेंगे। तो 2 लाइन खींचा है ऊपर। इसका मतलब बच्चों दशमलव के पहले 2 अंक रहेगा। अब क्या अंक रहेगा? सब पूरा निश्चित है। देखो सब में लिखा है 1 5 4। क्या लिखा है? 1 5 4। ये संख्या आना निश्चित है। तो 2 अंक आया, तो इसलिए दशमलव के इधर 2 अंक रहेगा। तो यही आंसर है, और क्या है? आगे भाग करना ही नहीं है रे भैया। क्या अंक आएगा वो तो पहले से निश्चित है। देखो ऑप्शन को, और वही चीज यहां भी लिखा है प्रश्न में, 1 5 4। केवल दशमलव कहां लगेगा ये जानना था इसमें। और ये जानने का तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ऐसे संख्या को लिख लेना भाग वाला में। ये 180 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या 274। इसको पहले भाग करेंगे, उसके बाद 2 को उतारेंगे। तो ऊपर 2 बार ही उतारे, केवल 2 बार उतारे, तो दशमलव के पहले केवल 2 ही ठो अंक रहेगा बाएं तरफ दशमलव बाद। अब भाई वो बाद में उसको नहीं जानना है हमको। दशमलव के पहले 2 अंक आएगा ये जान गए, ये ऊपर लाइन खींच के। अब दशमलव के पहले 2 अंक केवल ऑप्शन बी में है और किसी में नहीं है। तो यही आंसर है। आगे भाग वाग नहीं करना है इसमें। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो बोलो। ये लाइन खींचने वाला चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले भी और बता चुका हूं। अब एक बार और रिपीट कर देता हूं। अगर तुम सिस्टम यानी क्रम को इधर उधर करोगे तो कभी उत्तर प्रश्न नहीं बनेगा। बता देता हूं। मैंने कहा कि पहले दशमलव बाद अंक समान करना, उसके बाद दशमलव हटा के संख्या लिखना, लिखने के बाद भाग करना। भाग करने में क्या करना है? ये कितने बार पहाड़ा मैंने भाग करना पड़ा उसको देखना है। 180 3 अंकों की संख्या, तो पहले 3 अंक को भाग करोगे और उसके बाद भाग का नियम कहता है कि बाद में एक एक अंक से ज्यादा नहीं उतारते।
तो 3 अंक को तो शुरू में भाग कर दिए, फिर 1 अंक 2 बचा है उसको बाद में उतारोगे, तो कुल मिलाकर 2 बार भाग हुआ। जिसमें 2 अंक रहेगा दशमलव पहले, वही उसका उत्तर होगा। अब वो किसी एक ही ऑप्शन में मिलेगा तुमको, तो वो आंसर हो जाता है। तो समझ आया? यस सर। 4 स्टेप फॉलो करोगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करना, बिना दशमलव के लिखना, दशमलव के बाद भाग करना, भाग करने के बाद कितना बार तुमने उतारा उसी को गिनना। और दशमलव में हमेशा, भाग में हमेशा बच्चों शुरू में तो तुम 2-3 अंक उतार सकते हो, लेकिन बाद में 1 अंक से अधिक नहीं उतारा जाता। तो हर 1 अंक के ऊपर 1 लाइन खींचना, फिर अंकों को गिनना, कितना लाइन खींचा उतना ठो अंक दशमलव के पहले रहेगा। वो ऑप्शन में देख लेना किसमें है। चलो ये वही प्रश्न है। चलिए देखिए क्या लिखा है। भिन्न, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। चलिए इसको हल कीजिए और भिन्न बना दीजिए। फिर देखो बच्चों, जब भी धन चिन्ह और ऋण चिन्ह दोनों दिया हो, तो तुम लोगों को धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या पहचानना आना चाहिए। तो देखो 2.75 के सामने में इधर कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब इसको धनात्मक संख्या माना जाता है। तो इस तरह धनात्मक संख्या को लिख दिए। अब यहां देखो 1.25 के सामने ऋण चिन्ह है, तो ये ऋण चिन्ह वाला ऋणात्मक संख्या है, तो इसको अलग लिखेंगे, ऋणात्मक है। 4.75 के सामने देखो ऋण चिन्ह, धन चिन्ह लगा है, मतलब ये धनात्मक संख्या है, तो इसको ये धनात्मक संख्या के साथ लिख के जोड़ेंगे 2.75 के साथ। और 3.80 के सामने में ऋण चिन्ह है, इसका मतलब वो ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या में आपस में जोड़ेंगे। अब पहले जोड़ेंगे अब इसको, तो 5, 8, 2, 10, 80 लेख, ये हो गया 5.05। ये ऋण है, ऋण 5.05 हुआ। अब धनात्मक संख्या को जोड़े तो 5, 5, 10, 80 लेख 7, 2, 14, 1, 15, 80 लेख, तो ये हो गया 4, 2, 6, 1, 7। ये धनात्मक संख्या। तो ये एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या मिल जाए तो उनको फिर आपस में घटाते हैं। तो बड़ा संख्या कौन है? 7.50। अब 5.05 ये ऋणात्मक संख्या, इसी को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 5 गया 2, तो 2.75 बच्चों इसका आंसर है। ये दशमलव में हुआ। अब इसमें तो दशमलव में नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? तो भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न बनाने का नियम क्या कहता है? ये दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और इधर 2 अंक है तो 2 ठो शून्य आएगा। तो ये बन गया हमारा 245/100। अब 245 को भाग करेंगे 100 से, तो ये देखो 2 बार जाएगा, क्या बचा? 45। तो इस तरह 2 सही 45/100। अब ये तो सरल भिन्न नहीं है, तो इसको घटाएंगे जी। 5 से कटेगा, देखो 5 निया 45, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, यानी मिल गया 2 सही 9/20, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। यही उत्तर है। प्रोसेस को समझो। पहला काम करना है, ये 2 प्रकार का चिन्ह हो तो धनात्मक संख्या को पहचानोगे, जिसके सामने धन चिन्ह है वो धनात्मक होता है, कुछ भी चिन्ह नहीं है वो भी धनात्मक, तो उनको जोड़ लेना, और ऋण जिसके सामने चिन्ह है उसको जोड़ लेना। जोड़ने के बाद ऋण वाला जो योगफल मिला उसको धन वाला योगफल में घटाना।
बाद मिला संख्या उसको भिन्न संख्या बनाना है। भिन्न संख्या कैसे बनाते हैं? तो दशमलव सीधा में एक लिखते हैं और दशमलव के दाएं हाथ की ओर दशांश सवे की ओर जितना अंक रहेगा उतना तो जीरो लगा दे। इस तरह मिला 245/100। अब 245/100 को भाग करेंगे तो मिश्र भिन्न मिलेगा। अब मिश्र भिन्न में जो भिन्न मिला हमको, जैसे 45/100 मिला, तो ये सरल भिन्न नहीं है, हमको सरल करने के लिए कहा गया है। तो इसको देखे तो 5 से भाग हो जाता है दोनों, इसलिए भाग किए 5 या 45। अब 5 एकम 5 और 5 ये 5 दूनी 10 और 5 शून्यम शून्य, इस तरह 9/20 मिला। तो क्या मिल गया? 2 सही 9/20, जो कि ऑप्शन ए में है। अब बताओ किसी को इसमें का कोई चीज समझ में आया हो तो कोई स्टेप समझ में ना आया हो, इसको कैसे किए? कठिनाई मेरे ख्याल से कई बच्चों को यही लग रहा होगा कि 5/100 वो जो कटाया वो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। बच्चों किसी भी भिन्न को एक ही संख्या से भाग कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 45 को भी 5 से भाग किया, वहाँ पर समझ नहीं आया सर। हाँ बोलो जी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आया, किसमें कहाँ पर समझ में नहीं आया, वो चीज बताना। समझ में नहीं आया, कहाँ पर समझ में नहीं आया ये बताओ, कौन सा स्टेप? पहले ये बताओ, ये मैं जोड़ा शुरू में धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या पहचानना आया? सर जहाँ पर कटाया हाँ वही चीज पूछना है ना, समझ में नहीं आया ऐसा मत बोलो, कहां पर समझ में नहीं आया वो चीज पूछना है, समझ रहे हो? तो कटाए हैं उस चीज को बता रहा हूं। देखो अलग से यहाँ पर खाली जगह है। हमारा प्रश्न क्या था? 245/100 आया था। तो मैंने क्या किया, इसको भाग किया 245 को इस तरह 100 से। अब ये 2 बार गया, अब बचा 45। अब मिश्र भिन्न लिखने का नियम है, भिन्न में शेष फल को ऊपर लिखते हैं और ये भाजक को नीचे। तुम लोग भिन्न वाला पार्ट नहीं पढ़े हो, इसीलिए जो वीडियो भेजा हूं सब बच्चों को लेना, तभी जानोगे। तो इस तरह हमको मिला 2 सही 45/100। अब भिन्न का एक नियम होता है बच्चों, अच्छे से जान लो, भिन्न वाला टॉपिक में तुम लोग नहीं जुड़े थे इसीलिए नहीं जान रहे। भिन्न का एक नियम होता है कि अंश और हर को सरल करने के लिए, यानी भिन्न को सरल बनाने के लिए, सरल भिन्न उसे कहते हैं जिसके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वो 1 के अलावा और किसी से भाग ना जाए तो वो सरल भिन्न है। तो ये जो भिन्न है 45/100, इसके अंश को भी 5 से भाग किया मैंने और हर को भी 5 से भाग किया। भाग करोगे किसी भी भिन्न को सरल करने के लिए तो अंश को जिस संख्या से भाग करोगे उसी संख्या से हर को भी करना है, अलग अलग संख्या से भाग नहीं किया जाता सरल करते समय। तो 5 से भाग करेंगे 45 को तो क्या आएगा? 9 नहीं आएगा। ऐसे करके देखो, 45 को मैं 5 से भाग करूंगा तो 5 नहीं है 45, देखो 9 आया। उसी को लिखा मैंने कि ये 5 नहीं है 45 करके 9 लिखा, 5 से भाग किया उसको। अब ऊपर को 5 से भाग किए हैं तो नीचे को भी 5 से भाग करेंगे। तो करोगे बच्चों, देखो इस तरह, तो 5 से शुरू, 5 दूनी 10 बोलोगे। अब 0 आया, उतारोगे शून्य तो 5 शून्यम शून्य, तो क्या आया? 20 तो आया। यही 9/20 वहां लिखे हैं, 2 सही 45/100 के जगह में आ गया 9/20। यही आंसर। अब ये कटाने वाला चीज समझ में आया? सरल बनाने के लिए, भिन्न को सरल बनाने के लिए किसी एक संख्या से अंश और हर को भाग किया जाता है, जब तक वो भाग जाता रहेगा तब तक। अब 9 और 20 किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा,
इसीलिए यही पर उत्तर रोक दो। आ गया क्लियर? हो गया जी, क्लियर हो गया। सर और कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो बताओ। चलो ये प्रश्न आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल 18 यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या है। ध्यान से देखो, कमेंट करने का मौका नहीं दे रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे इसको बनाते हैं बताओ। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है लिखा है, ध्यान दो, दो तो संख्या होगा कोई भी ऐसी, समझना है। अब उसका गुणनफल यानी गुणा करने के बाद क्या मिलता है गुणनफल, वो है 18.75। अब ये दो संख्या इस डिब्बा में होगा, कौन सा संख्या हमको पता नहीं, लेकिन वो संख्या कैसा है करके लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो ये मान लो दूसरी संख्या x है, तो एक संख्या दूसरी संख्या x है, तो पहला संख्या क्या होगा उसका तिगुनी माने 3x। तिगुनी का मतलब होता है 3 गुणा, तो एक संख्या को x माने को मानोगे तो दूसरा संख्या 3 गुणित x, और 3 गुणित x को लिखा जाता है 3x। अब इसी को हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। एक संख्या x है अगर, तो दूसरा 3 गुना है करके लिखा है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की, पहला संख्या हो गया है दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या का तिगुना जी, तो दूसरा संख्या x है तो पहला संख्या 3 गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब इसी को हल करना है बच्चों, तो उत्तर आ जाएगा हमारा x। अब यहां पहले ये ध्यान दो, इसमें तुम लोग देखो बड़ी संख्या कौन सा लग रहा है, बड़ी संख्या के बारे में पूछा है, तो बड़ी संख्या किसको बोलेंगे, 3x को एक की x को? ऑप्शन डी। अरे प्रश्न पूछ रहा हूं अलग, उत्तर दे रही, इसमें बड़ी संख्या कौन सा लग रहा है करके पूछ रहा हूं, ये ऑप्शन में कौन भेजे? इसका मतलब बच्चों 3x का मान हमको जानना है, ठीक है। अब 3x का मान कब जानेंगे, जब ये x का मान जान जाएंगे, तो 3x का मतलब होता है 3 गुणित x। 3x को कैसे लिखेंगे, 3 गुणित x। अगर x का मान जान गए तो x का 3 से गुणा कर देंगे, तो 3x का मान पता चल जाएगा। अब देखो कैसे हल करते हैं इसको। अब 3x का x से गुणा होता है तो ये हो जाता है 3, और x का गुणा होता है तो 3। अब इधर क्या लिखा है 18.75। अब देखो पक्षांतर का नियम होता है, ये 3 और x वर्ग के बीच में गुणा का चिन्ह है, अभी बताया हूं ना, 3x माने 3 गुणित x है, तो गुणा हो रहा हो तो हमको x का मान जानना है, बताया हूं शुरू में, x का मान जान जाएंगे तो 3 का गुणा करेंगे, तो x को छोड़ के बाकी को पक्षांतर करते हैं, तो 3 गुणा में है तो इधर आके वो भाग में हो जाएगा, 18.75 के साथ ये भाग हो जाएगा 3 का। अब 3 का भाग होगा और ये वर्ग को पक्षांतर करोगे, ये वर्ग को, तो इधर आके वर्गमूल बन जाता है, तो ऐसे करके x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 18.75 बटे 3। अब इसको हमको हल करना है जी, हल क्या करना है, 18.35 को 3 से भाग करना है पहले तो 18.75 को 3 से भाग करेंगे, 3 छक्का 18, 0 0 बचा। अब दशमलव बाद अंक उतारेंगे तो पहले भागफल में दशमलव लगाएंगे, 7 के लिए 3 दूनी 6, बचा 1, उतारेंगे 5, और 3 पंचे 15, तो इस तरह 0.25, तो ये वर्गमूल चिन्ह है अंदर 6.25। अब ये बताओ 6.25 ये किसका वर्ग है, ये जानना रहता है। ये तुम लोग वर्ग संख्या याद करने के लिए बोला था मैं संख्या पद्धति में 30 तक,
तो देखना 25 का वर्ग संख्या होता है 625, यानी कि ये जो 625 है वो 25 का वर्ग संख्या, और वर्ग संख्या याद रहेगा और उसका वर्गमूल याद रहेगा तो तुरंत लिख सकते हो। तो ये 625 25 का वर्ग संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 25। अब एक अंक के बीच में दशमलव लगेगा, क्योंकि इसमें 2 अंक है दशमलव बाद, तो वर्गमूल में 1 अंक रहेगा दशमलव बाद। यही इसका आंसर है जो कि ऑप्शन ए में दिया है। समझ आया? फिर से समझाता हूं। पहले करना है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो एक संख्या 1 से मानोगे तो दूसरा को 3 1 से लिखोगे। अब गुणा है, गुणनफल लिखा है तो गुणा करेंगे, से का गुणा करेंगे तो 1 का वर्ग हो जाता है। अब 1 का मान जानना है तभी तो 3 1 जानेंगे। अब रुको बच्चों, ये उत्तर नहीं है, ये 1 का मान जाने हैं अभी। आप 3 को पक्षांतर किए तो गुणा था वो भाग हुआ, अब फिर वर्गमूल निकाले 6.25 का तो 2.5 है। अब 2.5 1 का मान है, हमको जानना है 3 1 बड़ी संख्या पूछा है, तो फिर इस 3 के साथ गुणा करेंगे 2.5 का, तो हो जाएगा 7.5। ये आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि बड़ी संख्या पूछा था, ये जो संख्या मिला 1 है यानी वो छोटी संख्या, हमको 3 1 का मान जानना था, इसलिए 3 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से बनता है ये प्रश्न। इसके लिए तुम लोगों को और जो वीडियो भेजा हूं उसको और देख लेना, जिसमें मैंने ग्रीन बोर्ड में समझाया है कि ऐसे प्रश्न कैसे बनाते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। समझ आ रहा है? तो स्टेप बाय स्टेप समझना है, करना क्या। ये 3 1 और 1 से लिखा वो कितने लोगों को समझ में आया? कौन कौन समझ गए इस चीज को? समझ गए हो जी? बताओ। नहीं। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी लिखा है। तो एक संख्या लिखोगे, कुछ भी लिखना, 1 से लिखना, उसको 1 से को अपने मन से लिखते हैं। एक संख्या को 1 से लिखा, जैसे मान लो मैं कह दिया उदाहरण के लिए, एक संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है, तो क्या करेंगे? एक संख्या को 1 से लिखेंगे, तो दूसरा संख्या क्या होगा? जो समझे वो लोग बताओ। दो गुना लिखा है ना जी, तो 2 1 से हो जाएगा दूसरा संख्या। ये एक संख्या को तुम 1 से मानोगे तो दूसरा संख्या को 2 1 से। पिछला प्रश्न में क्या लिखा था? तिगुनी। तो एक संख्या को 1 से मानना तो तीसरा हो जाएगा उसका तिगुनी 3 1 से। अगर यहीं पर 4 गुनी लिखा रहता तो 4 से गुणा करते। मान लो एक संख्या का दूसरी संख्या चौगुना है, तो चौगुना माने 4 से गुणा। पहला को 1 से लिखे हो तो दूसरा 4 1 से हो जाएगा। अब ये समझ में आया? इतना आया? ये कैसे में लिखे हैं वो? तिगुना लिखा है तो 3 1 से लिखेंगे, चौगुना लिखा है तो 4 1 से लिखेंगे, दो गुना लिखा है तो 2 1 से लिखते हैं, और एक संख्या को 1 से ही लिखेंगे। अब यहाँ पर
यहाँ पर गुणनफल लिखा है, इसीलिए बीच में गुणा करेंगे तभी तो गुणनफल मिलेगा। 125 को 2.5 कैसे बना? हाँ, ऐसे ही तो पूछना है जी, बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, यही चीज पूछना है तुम लोगों को। अब देखो एक बच्चे का प्रश्न आया, 0.25 को 2.5 कैसे बना दिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। इसको ऐसे लिखा था, यही चीज समझ में नहीं आ रहा है करके एक बच्चा पूछा अभी कि वर्गमूल 6.25 था, 2.5 लिख दिया। तो इसके लिए बच्चों तुम लोगों को ये वाला याद होना चाहिए। मैंने वर्ग संख्या लिखवाया था कि 2 का वर्ग माने मतलब होता है 2 गुणित 2, तो ये 4। 3 का वर्ग क्या होता है, तो 3 गुणित 3 यानी कि 9। ऐसे ही तुम लोगों को 30 तक, 30 का वर्ग क्या होगा ये याद रखोगे तो 3 तिया 9 सौ। उसी तरह 25 का वर्ग होता है 625। 25 का वर्ग क्या होता है 625। अब ये 625 को देखते ही तुमको याद आना चाहिए कि ये इसका ये जो 25 है वर्गमूल कहलाता है। जैसे देखो, जैसे अंदर वर्गमूल 9 लिखा है, तो ये 9 कौन से संख्या का वर्ग है, तो देखो 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो 9 का वर्गमूल 3 कहलाएगा। तो ये वर्गमूल 9 को हल करेंगे तो उत्तर 3 आएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। उसी तरह जैसे 5 25, तो अगर ये 25 के ऊपर में वर्गमूल का चिन्ह लगा हो ना ऐसे, तो हम 25 का वर्गमूल के जगह में 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 का वर्गमूल के जगह में 5 लिख सकते हैं। बस ऐसे ही है। ये 25 का वर्गमूल होता है 625। अब 625 का वर्गमूल 625, 25 का वर्ग होता है 625, तो 625 का वर्गमूल हुआ 25। तो 625 वर्गमूल के अंदर लिखा है, ये 6.25 है, वहां दशमलव को मत सोचना, ये 625 मान के चलो। तो वर्गमूल हटाओगे तो ये इसका 25 आएगा। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा, तो ये इस तरह यहां दशमलव लगा दिए तो 2.5 मिल गया। दशमलव के बारे में भी सोच लो, पहले तो बिना दशमलव के सोचना है, 625 लिखा है करके, तो 625 का वर्गमूल हम ये याद रहना चाहिए कि 25 होता है, तो 25 को लिखे। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे कैसे जानते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा, ये जानना है। 2 अंक वर्गमूल चिन्ह के अंदर है, तो वर्गमूल निकालने के बाद 2 अंक, 1 ही अंक रहेगा, तो ये इस तरह 2.5 लिखते। अब तुम लोगों को बच्चों 1 से लेकर 30 तक का वर्ग संख्या याद रखना है। ये संख्या पद्धति में पढ़ाया हूं और सबको याद करवाया था। अब कैसे इसका वर्ग संख्या निकालते हैं इसका भी वीडियो है, उसमें है, देखोगे तो संख्या पद्धति जितना भी रिकॉर्डिंग वीडियो सबको भेजा हूं, संख्या पद्धति का वर्ग वाला वीडियो देख लेना, कैसे वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं बताया। अब समझ में आया ये जो बच्चा पूछा था उसको, आया जी। और इसका तरीका एक तो होता है, जैसे 625 है, बिना दशमलव के लिखना। अब इसका देखो वर्गमूल निकालने का गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से भाग जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, तो 5 एकम 5, तो 6 में बचेगा 1, 5 दूनी 10, और फिर 2 बचेगा, 5 पंचे 25 हुआ। 5 से इसको भाग करोगे तो 5 दूनी 10, अब 2 बचा तो 25 बन गया है, 5 पंचे 25। अब 5 से भाग करोगे 5 25, फिर इससे भाग करोगे 5 एकम 5।
अब क्या मिला, 5 × 5 × 5 × 5। तो इसका जोड़ा बनाते हैं इसे, एक जोड़ा का एक 5 लेते हैं, इस जोड़ा का एक 5, फिर इसको गुणा करते हैं तो ये हो गया 5×5 = 25। अब दशमलव चिन्ह लगाने के लिए क्या करते हैं, तो 6.25 है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें एक ही अंक रखना है। तो इस तरह ये वर्गमूल 625 का उत्तर मिला 2.25। अब ये x का मान मिला उसमें। अब प्रश्न में बड़ी संख्या पूछा था जो 3x था, इसीलिए फिर 3 का गुणा 2.5 से किए तो 7.5 आया उत्तर। अब बताओ कोई चीज इसमें फिर समझ में ना आया हो तो पूछो। समझना ज्यादा जरूरी है, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, हम सीखने आए हैं, सीख कर ही जाएंगे। यही पर समझा रहा था। अब वर्गमूल निकालना, पक्षांतर करना समझ में आया कि नहीं आया ये बता। आ गया सर। समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत गया हो सर। जाएगा। देखो इस तरह से आया था, एक बार और बता देता हूं। इस तरह लिखा था हमारा संख्या। तो बच्चों जब भी ऐसा प्रश्न हो ना तो इस x का मान जानना रहता है। तो ये 3x है, मतलब ये 3 गुणा के रूप में है, तो गुणा वाला इधर जाता है ना तो भाग हो जाता है, यानी कि हर में चला जाता है। तो 3 गुणा में है x के साथ, x के साथ जो भी संख्या गुणा में रहेगा तो भाग होता है, धन में रहेगा तो घटाव हो जाता है, घटाव वाला धन हो जाता है। तो x के साथ गुणा हो रहा है 3 का, इसलिए वो भाग हुआ। इस पार जाके बराबर चिन्ह किधर गया, तो वर्ग चिन्ह का हो जाता है वर्गमूल। ऐसे वर्गमूल चिन्ह बन जाता है, इधर आता है। बस इसी को हल किए हैं और कुछ नहीं। और वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो ध्यान दो, 3/4 धन 4/5 धन 8/25 का दशमलव समतुल्य और दशम। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास 3 भिन्न है, हमको उससे दशमलव में बदलना है, दशमलव वाली संख्या बनाना। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, पहले भिन्न को जोड़ लो। तो इसका बताओ भाई, लघुत्तम समापवर्त क्या आया? हरों का लघुत्तम निकालोगे ना भिन्न को जोड़ने के लिए, तो लघुत्तम क्या निकाला तुम लोगों ने? कोई एक बच्चा कमेंट करो। ठीक, बहुत बढ़िया। हर को जोड़ना है तो हर समान करना पड़ेगा ना। हर समान करने के लिए हरों का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकाला जाता है। 5 और 25 का एलसीएम होता है 100। अब सभी हरों को 100 बनाएंगे तो 4 के साथ गुणा करेंगे 25 का, तभी वो 100 बनेगा। 5 के साथ गुणा करेंगे 20 का तो वो 100 बन जाएगा। अब 25 के साथ गुणा करेंगे 4 का तो वो भी 100 बन जाएगा। अब अगला नियम कहता है कि हर के साथ गुणा किए हो 25 का तो नीचे किए हो तो ऊपर भी करो रे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब 20 का नीचे किए हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा 4 के साथ। अब 25 के साथ 4 का गुणा किए हो तो अंश 8 के साथ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब जब बच्चों हर समान हो जाए, अब देखो 25 चौक 100, 20 पंचे 100, 25 चौक 100, ये सब 100 बन गया तो अंश को जोड़ेंगे। तो 25 दिया 75, ये 20 चौक 80, और ये क्या लिखा है 8 चौक 32। अब इसको जोड़ो रे भाई, तो कितना आएगा? इकाई में 2 है और 5 है तो 5 2 7 हो गया। दहाई में 7 है, 8 है तो 15, 15 3 18, ये हो गया 187। 100 और 100 से भाग नहीं किया जाता,
किसी संख्या किसी संख्या को 100 से भाग नहीं किया जाता, क्या किया जाता है? कौन बताएगा? सर आज आज बटे सर आज दशमलव लगाते हैं। हाँ, दशमलव कैसे लगाते हैं? क्या देख के लगाते हैं? पहचान क्या है इसमें दशमलव का? जितना शून्य रहेगा उतना शून्य करके दशमलव लगा देना है। बहुत बढ़िया। नीचे में 100 में 2 शून्य है, बगल में, एक के बगल में, तो इसका मतलब दशमलव बाद 2 अंक रहना चाहिए। तो 1 और 8 के बाद अगर मैं दशमलव लगा दूं 1 और 8 के बीच में, तो देखो इसमें दशमलव बाद 2 अंक है। तो ये 100 से भाग करने का मतलब होता है 100 में 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद दाएं हाथ तरफ 2 अंक रहना चाहिए, ऐसे दशमलव को लगाना है। तो इस तरह 1.87 उत्तर आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सिंपल है। मान लो मैं लिख दिया 10,000, दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव कहाँ पर लगेगा? पहले 2 अंक और बढ़ाना पड़ेगा। 2 अंक? एक अंक सर। इसमें तो 4 जीरो है, Yes, तुमको sir. कैसे 5 जीरो दिख रहे हैं? 4 जीरो तो है जी, 5 जीरो है। तो यहाँ ये 4 अंक हो गया। अब दशमलव 0 बढ़ा के ऐसे लिखना है। कितना जीरो है उतना अंक दशमलव के दाएं हाथ की ओर होना चाहिए। सर आज तो हुआ क्या? 10,000 में 4 जीरो है और हमारे पास अंक 3 था, इसीलिए 1 जीरो बढ़ा के अंकों की संख्या 4 किया, फिर दशमलव आगे मिला। तो बच्चों 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, इससे भाग करना है ना, तो उसमें जीरो की संख्या को देखना। जितना जीरो रहेगा उतना ही अंक हमें दशमलव के दाएं हाथ की ओर रखना है। अगर अंक कम है तो उनके सामने तरफ जीरो लगा के अंक बढ़ाना, लेकिन उतना ही अंक रखना जितना जीरो की संख्या। ठीक, तो इसीलिए 187/100 को भाग किया 100 से, सॉरी 187/100 को भाग किया, तो 100 में 2 जीरो है, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक रखा और दशमलव लगा दिया। यही आंसर। आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं।